हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम फ्रिक्शन के कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। थर्ड पार्ट फ्रिक्शन टॉपिक का, दैट इज फ्रिक्शन विद सूडो फोर्स। मतलब कई बच्चों को सूडो फोर्स से बहुत डर लगता है, फ्रिक्शन से भी बहुत डर लगता है, तो वो डर हमें खत्म करना होगा किसी भी कीमत पे। तो सूडो फोर्स और फ्रिक्शन के कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस, जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम में दोनों तरह के फोर्सेस बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन इलस्ट्रेशंस की ही ये वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन विद सूडो फोर्स इलस्ट्रेशंस। पहला सवाल देखो, एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन। ट्रक जो है पीछे से ओपन है, बॉक्स उसके ऊपर रखा हुआ है, एक 40 केजी मास रखा हुआ है। इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड एज शोन। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज 5 मीटर्स। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड सरफेस बिलो इज म्यू इज इक्वल टू 0.15। 0.15 का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लिख लेते हैं। ऑन अ स्ट्रेट रोड ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट्स विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ट्रक लेफ्ट साइड में जा रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक। कितने डिस्टेंस पे ये बॉक्स ट्रक से नीचे गिरेगा। डिस्टेंस का कोई रेफरेंस फ्रेम नहीं लिखा हुआ, तो हम ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में ये बताएंगे कि डिस्टेंस कितना होगा। कितना डिस्टेंस चलने के बाद, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस चलने के बाद ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा ट्रक से। तो इसमें देखो करना क्या है अपने को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो बॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम में हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, mg और नॉर्मल लगेंगे। mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ट्रक के सरफेस की वजह से बॉक्स पे ऊपर की तरफ, पुशिंग नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस बॉक्स को स्लिप कौन करवाना चाह रहा है। तो अगेन जो स्टार्टिंग में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा पिछली दो वीडियोस में, या स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन वाली वीडियो में, उसमें हमने ये देखा स्लिपिंग जो होती है दैट मींस रिलेटिव मोशन। मतलब ट्रक का जो सरफेस है जिसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है या बॉक्स रखा हुआ है, ट्रक के रिस्पेक्ट में हमें देखना होगा कि बॉक्स को कौन सा फोर्स स्लिप करवाना चाह रहा है। तो ट्रक के रिस्पेक्ट में बॉक्स पे सोचो एक सूडो फोर्स लगेगा। ट्रक की एक्सलरेशन या रेफरेंस फ्रेम की एक्सलरेशन लेफ्ट साइड है, तो सूडो फोर्स राइट साइड लगेगा। कितना लगेगा, मास एम। एम मास तो बॉक्स का और एक्सलरेशन ट्रक की। ध्यान से, इसको एम को 40 केजी बाद में पुट कर देंगे, दिस इज अवर एम। और एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की लेफ्ट साइड है, तो सूडो फोर्स राइट साइड लगा। दिस एम ए इज सूडो फोर्स। अब ये एम ए वाला सूडो फोर्स बॉक्स को ट्रक के रिस्पेक्ट में राइट साइड स्लिप करवाना चाह रहा है, तो हेंस फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट साइड लग जाएगी। और स्लिपिंग पे ही क्वेश्चन है, तभी स्लिपिंग नहीं होगी तो बॉक्स गिरेगा भी नहीं, तो ये फ्रिक्शन कैसी होगी, काइनेटिक होगी। ठीक है, चेक भी करके देख लेते हैं। सूडो फोर्स जो है m इंटू ए वाला सूडो फोर्स, वो कितना बन रहा है, मास है 40 का, एक्सलरेशन है 2 की, तो m इंटू टू एम 40 इंटू टू ये बन रहा है 80। और फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कितनी होती है, वो होती है म्यू इंटू एन या म्यू के इंटू एन। म्यू हमें दिया हुआ है 0.15, और नॉर्मल रिएक्शन इस mg को संभाल रहा होगा। mg कितना है, m है 40 इंटू जी है 10, तो दिस इज म्यू इंटू एन, एन को mg लिख दिया, तो ये बन रहा है 800 इंटू 0.15, सॉरी 400 इंटू 0.15 विच इज 60 न्यूटन्स। तो तुम देख सकते हो एम ए 80 का है और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो 60 की है। तो एम ए वाला सूडो फोर्स स्लिपिंग करवाना चाह रहा है और फ्रिक्शन बचाना चाह रही है, बट फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू छोटी है, 60 छोटा है, तो स्लिपिंग हो जाएगी राइट साइड में। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक जो एक्सलरेशन होगी, टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए लगा रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक आई कैन से एफ टोटल ऑन एक्टिंग ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक या बॉक्स इंटू एक्सलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक आ जाएगा। यहां से टोटल फोर्स कितना है, 80 राइट साइड, 60 लेफ्ट साइड, मास कितना है 40, एक्सलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक आ गया।
यहां से ये आ रहा है 20/40, हाफ की एक्सलरेशन है बॉक्स की, ट्रक के रिस्पेक्ट में जो एक्सलरेशन है 20/40 विच इज हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, ये रिलेटिव एक्सलरेशन हमने निकाल ली। तो ट्रक के रिस्पेक्ट में ये बॉक्स राइट साइड जाएगा इतनी रिलेटिव एक्सलरेशन से, और उसी रेफरेंस फ्रेम में ही देख रहे हैं ट्रक के रेफरेंस फ्रेम में इस बॉक्स को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 5 मीटर का। इनिशियल वेलोसिटी क्या है रिलेटिव में 0, ट्रक भी रेस्ट पे था बॉक्स भी रेस्ट पे है इनिशियली, 0 - 0 करके भी सोच सकते हो। तो अपने पास u पता है हमें, इनिशियल 0 है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, एक्सलरेशन पता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, डिस्प्लेसमेंट पता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो हेंस टाइम सॉल्व हो जाएगा कि कितने टाइम बाद ये बॉक्स इस ट्रक के राइट साइड वाले किनारे पे पहुंचेगा, वो टाइम सॉल्व हो जाएगा किससे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। इस इक्वेशन में वही b फॉर बॉक्स है, t फॉर ट्रक है, रिलेटिव मोशन में इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट उसे करनी है लेफ्ट राइट साइड में 5 मीटर की, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हम यहां सॉल्व करेंगे। एक्सलरेशन अभी अभी हमने फाइंड करी, रिलेटिव एक्सलरेशन हाफ है, तो यहां से आ रहा है टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 या t इज इक्वल टू √20। √20 सेकेंड्स के बाद ये जो बॉक्स होगा ये ट्रक के राइट साइड वाले किनारे पे पहुंच जाएगा और नीचे गिर जाएगा ट्रक से। अब लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस बॉक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आई कैन से दैट कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहां एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, कोई रिवर्सल भी नहीं हो रहा। तो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स बताना था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक वेक्टर फॉर्म में, रिलेटिव मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स बताना है इस टाइम ड्यूरेशन में कितना हुआ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो बॉक्स का ट्रक के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम ऑलरेडी सोच चुके हैं, वो कितना होगा 5 मीटर का होगा, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था, 5 मीटर टूवर्ड्स राइट होगा। तो 5 मीटर टूवर्ड्स राइट लिख देते हैं, प्लस ट्रक की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, एक्सलरेशन ऑफ ट्रक दे रखा है, और ट्रक लेफ्ट साइड जा रहा है, तो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे ट्रक के लिए, सिर्फ ट्रक के लिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यू है 0 इंटू टी है √20 ट्रक के लिए देख रहा हूं, प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन ऑफ ट्रक है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर माने √20 का स्क्वायर। इतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड करेगा। तो ये बन रहा है 0 इंटू √20 तो कट ही गया, ये 2 से 2 भी कट रहा है, तो ये 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आ रही है टूवर्ड्स लेफ्ट। तो 5 राइट प्लस 20 लेफ्ट, तो राइट साइड को नेगेटिव मान लेते हैं, तो ये बन रहा है -5 प्लस 20 इतना मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट को पॉजिटिव मानते हुए ये बन रहा है 15 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट। तो जब बॉक्स 15 मीटर डिस्प्लेस हो चुका होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में, तो उस वक्त वो गिर जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक, ये पूछा गया था, तो आंसर इज 15 मीटर्स। तो आई होप चीजें चमकी होंगी, क्लियर हुआ होगा क्या पूछा गया था। रिलेटिव मोशन और सूडो फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है इंक्लूडिंग फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, इन द सिस्टम शोन इन द फिगर ट्रक स्टार्ट्स एक्सलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पिछले जैसा ही सवाल है, लेफ्ट साइड में ट्रक जा रहा है, उसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, लेकिन अब इसमें एक ये पुली और स्ट्रिंग एडिशनली आ गए हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में नहीं थे, वो यहां पे एडिशनली आ गए। एक पुली है, इसका एक किनारा इसके ऊपर से स्ट्रिंग गुजर रही है, स्ट्रिंग का एक किनारा दीवार के साथ फिक्स्ड है, दूसरा किनारा बॉक्स के साथ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम बोल सकते हैं टेंशन वाला फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या बन रहा है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं बॉक्स का विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो एक तो टेंशन वाला फोर्स, रियल फोर्सेस पहले बना लेते हैं। एक इसका mg M50 है, तो mg इज 500, g को 10 ले रहा हूं। नॉर्मल रिएक्शन वो इस 500 को बैलेंस कर रही होगी, और इसके अलावा ट्रक के रिस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स लगेगा। ट्रक की एक्सलरेशन, रेफरेंस फ्रेम की एक्सलरेशन लेफ्ट साइड है, तो सूडो फोर्स राइट साइड लगेगा। कितना लगेगा, मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम।
तो मास ऑफ बॉडी है 50, 50 इंटू 2 करोगे तो ये बन जाएगा 100। तो इस सूडो फोर्स की वजह से ये ब्लॉक राइट साइड स्लिप करना चाह रहा है, टेंशन की वजह से ये लेफ्ट स्लिप करना चाह रहा है। तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? अगर कोई फ्रिक्शन ना होती तो ये ब्लॉक किस साइड स्लिप करता, हमें वो सोचना होगा पहले। और जैसे ही वो सोच लेंगे तो उसके बाद स्लिपिंग के या रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा देंगे। तो सोचते हैं जैसे ही थोड़ी देर के बाद ये ट्रक कुछ आगे बढ़ेगा, लेफ्ट साइड जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड जाएगा तो तुम सोच सकते हो ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, ऊपर वाली स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। इसका राइट वाला किनारा तो दीवार के साथ फिक्स्ड है, लेफ्ट वाला किनारा पुली के साथ है। तो पुली अगर लेफ्ट जाएगी तो ऊपर वाली रस्सी की लेंथ बढ़ जाएगी, ऊपर वाली रस्सी की लेंथ बढ़ेगी तो इस नीचे वाली रस्सी की लेंथ को कम होना होगा। फाइनली इस नीचे वाली रस्सी की लेंथ को कम होना होगा। कम कैसे होगी? ये क्योंकि टोटल रस्सी की लेंथ तो कांस्टेंट है। अगर ये कम होगी तो इसका मतलब ये ब्लॉक डेफिनेटली लेफ्ट साइड जा रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। इसकी जो रिलेटिव स्लिपिंग होगी या रिलेटिव मोशन होगी, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, वो लेफ्ट साइड हो जाएगी। अगर वो लेफ्ट साइड हो गई बिना फ्रिक्शन के, मतलब ट्रक के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक लेफ्ट जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगी? राइट साइड लगेगी। कैसी लगेगी? काइनेटिक लगेगी। पूछा क्या गया? टेंशन इन दी स्ट्रिंग पूछी गई है। तो क्या करेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशनें बनाते हैं ब्लॉक के लिए। टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू मास इनटू रिलेटिव एक्सलरेशन, क्योंकि ये फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है। तो आई कैन से टोटल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। टोटल फोर्स कितना है? लेफ्ट साइड में एक्सलरेशन है रिलेटिव, तो लेफ्ट साइड वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे। तो टेंशन माइनस एम ए की वैल्यू 100 है, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी हम सोच सकते हैं, म्यू इंटू एन हो जाएगी। म्यू इज 0.3 एंड एन इज 500। तो यहां पे कितना बन रहा है? ये 0.3 इंटू 500 इज 150। तो टी का फोर्स लेफ्ट माइनस ये सूडो फोर्स 100 का राइट माइनस 150 भी राइट। तो लेफ्ट साइड में नेट फोर्स इज इक्वल टू ब्लॉक का मास 50 केजी इनटू ब्लॉक की रिलेटिव एक्सलरेशन ए बी टी। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 कह देते हैं, क्योंकि हमें टेंशन सॉल्व करनी है। टेंशन तभी सॉल्व हो पाएगी जब एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक सॉल्व हो। अब ये एक्सलरेशन कैसे सॉल्व होगी? इसके लिए हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे जाना पड़ेगा। देखो, क्योंकि डायरेक्टली हमें एक्सलरेशन के लिए और कोई इक्वेशन तो बना नहीं पाएंगे। न्यूटन सेकंड लॉ हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ब्लॉक के लिए, ट्रक के लिए यूज कर नहीं सकते। ट्रक के नीचे ग्राउंड पे क्या फ्रिक्शन है और उसके बारे में कुछ मेंशन भी नहीं है हमें। तो ट्रक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के ट्रक की इक्वेशन लिखने से कुछ हासिल होगा नहीं, क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट है। तो एक ही रास्ता बचता है एबीटी को फाइंड करने का, दैट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे बनाएंगे? क्या फंडा था? आई होप भूल चुके होगे, तो मैं जानता हूं, लेकिन याद करो क्या था। वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटियां स्ट्रिंग के अलोंग, उनका सम 0 होता है। दैट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, जो कि किस बात पे बेस्ड था? कि रस्सी की लेंथ बढ़ नहीं सकती ना ही घट सकती, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है, इस बात पे ये चीज बेस्ड थी। जिसको याद नहीं है, बिल्कुल भी अगर पढ़ा नहीं हुआ है, तो प्लीज एक बार स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाली वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चंस के अंदर बीच बीच में यूज होता रहता है, और इवन डायरेक्टली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे भी क्वेश्चंस पाए जाते हैं। जेई मेन और नीट लेवल के अंदर डायरेक्टली सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बना रहा हूं, केवल रस्सी पे नजर डालो, केवल रस्सी पे, केवल स्ट्रिंग को देखो। स्ट्रिंग का ये वाला किनारा तो फिक्स्ड है, 0 वेलोसिटी है, दीवार के साथ बना हुआ है, 0 का कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। इस किनारे को देखो, स्ट्रिंग के इस किनारे को देखेंगे तो ये किनारा पुली पे है, पुली ट्रक पे है। ट्रक लेफ्ट साइड जा रहा है ए एक्सलरेशन से, या इसको वी वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी की टर्म्स में जनरली हम लिखते हैं। तो इस ए पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी लेफ्ट साइड है, स्ट्रिंग ए पॉइंट के राइट साइड है। तो इस ए पॉइंट की वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट हुआ? v इंटू कॉस 180 डिग्री स्ट्रिंग के अलोंग। फिर इस बी पॉइंट को देखो, ये जो बी पॉइंट है पुली के ऊपर, ये बी पॉइंट भी सेम वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से लेफ्ट साइड जा रहा है, पुली का पॉइंट है ये v वेलोसिटी से लेफ्ट साइड जा रहा है, बी पॉइंट पे राइट साइड स्ट्रिंग है,
तो इस बी पॉइंट की वेलोसिटी का स्ट्रिंग के साथ कितना कंपोनेंट बना, दैट इज v cos 180। ठीक है, फिर इस लास्ट इस पॉइंट को देखो, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग का ये जो पॉइंट है या ब्लॉक का पॉइंट बोल दो, सी पॉइंट, ये सी पॉइंट ब्लॉक के साथ है। ब्लॉक जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसी वेलोसिटी से सी पॉइंट भी मूव करेगा। अब ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखनी है यहां पे, तो हम बोलेंगे ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी, वीबीटी वेक्टर प्लस वी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ ट्रक वेक्टर। ये वीबीटी लेफ्ट साइड प्लस ये वेलोसिटी ऑफ ट्रक लेफ्ट साइड, दोनों को ऐड करेंगे रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट के हिसाब से, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगी या ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी मिलेगी। तो ये दोनों ही वेलोसिटियां लेफ्ट साइड है, बढ़िया है। तो वीबीटी प्लस वी लेफ्ट साइड है और स्ट्रिंग भी लेफ्ट साइड है, तो क्या बनेगा, वीबीटी प्लस वी का cos 0 डिग्री कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग है, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से कंस्ट्रेंट क्या बन रहा है, ये v cos 180 दैट इज -2v प्लस vbt प्लस v इज इक्वल टू 0, -2v प्लस vbt प्लस v इज इक्वल टू 0। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक आ रहा है, या दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इज इक्वल टू एक्सलरेशन ऑफ ट्रक आ रहा है, विच इज इक्वल टू एक्सलरेशन ऑफ ट्रक हमें गिवन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्टली यहां से एबीटी सॉल्व हो गया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की मदद से। जैसे ये सॉल्व हुआ तो हेंस इक्वेशन नंबर 1 से हमारा आंसर आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 टेंशन माइनस 250 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 हो जाएगा। तो टेंशन माइनस 250 इज इक्वल टू 50 इंटू एबीटी, एबीटी इज 2। तो यहां से आ रहा है टेंशन की वैल्यू सॉल्व हो गई 350 न्यूटन्स, दैट इज अवर आंसर। तो तुम देख सकते हो यार बच्चों की स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हो गया, एज वेल एज सूडो फोर्स की बातें हो गई, ये सब बातें अब मिक्सअप हो रही हैं फ्रिक्शन के साथ, जिसकी वजह से कहने को क्वेश्चन टफ बन जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट्स अगर हमारे स्ट्रांग होंगे तो हम मुश्किल क्वेश्चंस पे भी अटैक अच्छे से कर पाएंगे। तो जहां भी जिस जिस चीज में छोटी छोटी चीजों में दिक्कत आ रही है, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बनाने में दिक्कत है तो उसकी वीडियो देखो, कंस्ट्रेंट में दिक्कत है तो कंस्ट्रेंट को पहले बेसिक से समझो। सबके इंडिविजुअल क्वेश्चंस अगर हमें करने आते हैं तभी हम कंबाइंड क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे जो कि रिलेटिवली टफ होंगे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, जिनके पुराने कंसेप्ट स्ट्रांग हैं जिन बच्चों के, उनको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यही उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या है, एक बड़ा ब्लॉक है ग्राउंड पे रखा हुआ है, उसकी दीवार पे एक छोटा ब्लॉक है जो कि नीचे गिर सकता है। अगर इस पे कोई फोर्स वगैरह ना लगाया जाए तो ये नीचे गिर सकता है, और सब जगह फ्रिक्शन दे रखी है। दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 1.5 है, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 1 है। एक तो कई बच्चे ये सोच के बैठे होते हैं कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट हमेशा 1 से छोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 100-200 तक भी होता है प्रैक्टिकली बहुत सारे रफ सरफेसेस के बीच में। तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इज अ डायमेंशनलेस यूनिटलेस कांस्टेंट, ये बात सही है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये भी बात सही है, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 0 और 1 के बीच में ही हो। तो यहां हमें बताना है यहां इस 3m वाले ब्लॉक को कितने फोर्स से पुश करें सच दैट कि ये छोटे वाला ब्लॉक m मास का ब्लॉक स्लिप ना करे। ऑब्वियसली इसकी स्लिपिंग किस वजह से होगी, नीचे की तरफ होगी, क्यों होगी, mg वाले फोर्स की वजह से होगी। तो सबसे पहले अपन अगेन फ्री बॉडी डायग्राम्स को समझते हैं। दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं, 3m का अलग, m का अलग। देखो तो सबसे पहले देखो, बिना फ्रिक्शन के अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो एक इस 3m वाले पे F फोर्स लग रहा है राइट, 3m वाले पे एक 3mg का उसका वेट, 3m वाला ग्राउंड पे है तो ग्राउंड की वजह से उस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, कुछ n1 बोल देते हैं। 3m वाला m के साथ कांटेक्ट में है तो m की वजह से इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एंड पुशिंग, n2 बोल देते हैं। ठीक है, बिना फ्रिक्शन के बना रहा हूं एक बार। ये n2 इक्वल एंड अपोजिट होके स्मॉल छोटे वाले ब्लॉक पे लग रहा होगा n2, छोटे वाले ब्लॉक पे एक mg, और बस ये फोर्सेस हैं अपने जो कि इन दोनों बॉडीज पे लग रहे हैं बिना फ्रिक्शन के। तो अगेन थॉट प्रोसेस अपना वही रहेगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमें सोचनी है। तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि अगर कोई फ्रिक्शन ना होती तो स्लिपिंग कैसे होती। अगर कोई फ्रिक्शन ना होती तो ये 3m वाला ब्लॉक राइट साइड जा रहा होता,
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 3m वाला ब्लॉक राइट साइड जाएगा, राइट साइड कुछ मूव करेगा, मान लेते हैं a एक्सलरेशन से मूव करेगा, a1 एक्सलरेशन से, तो या a ही बोल देते हैं, इकट्ठे ही मूव करवाना है हमें। तो a एक्सलरेशन से अगर ब्लॉक को 3m वाले ब्लॉक को राइट साइड भेज रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये राइट साइड स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट लग जाएगी ग्राउंड की वजह से, ये F1। इस F1 का लेना देना N1 के साथ है, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम वाली वीडियो में सिखाया था मैंने फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन की नेमिंग हमेशा वैसे ही किया करो जैसे नॉर्मल रिएक्शन की नेमिंग करते हैं। तो यहां पे ग्राउंड और 3m के बीच में N1 नॉर्मल रिएक्शन मानी है, तो ग्राउंड और 3m के बीच में F1 की फ्रिक्शन मान ली। ठीक है, अब इस छोटे m को देखो, छोटा m जो है, ये छोटे वाला m इस mg की वजह से डाउनवर्ड स्लिप करना चाह रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगी F2, और यही फ्रिक्शन F2 इक्वल एंड अपोजिट होके 3m वाले पे डाउनवर्ड लग जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना इस F2 को यहां मिस कर जाते हैं, F2 की वैल्यू इस 3m वाले में बनाना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। F2 अगर बड़े ब्लॉक ने छोटे ब्लॉक पे ऊपर फ्रिक्शन लगाई है, तो छोटा ब्लॉक इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन बड़े ब्लॉक पे भी वापस लगाएगा। यही सिमिलरली ये F1 इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे लग रही होगी, जिसका FBD हमने बनाया नहीं है, ग्राउंड की हमने कोई इक्वेशन नहीं बनानी होती कभी भी। ठीक है, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 3m वाला a एक्सलरेशन से आगे जा रहा है, m वाला भी उसी के साथ चाहते हैं हम आगे, उसी दोनों साथ साथ चलते हैं, दैट मीन्स नो स्लिपिंग। तो दोनों ब्लॉक्स अगर हम साथ साथ मूव करवाना चाह रहे हैं, तो ये वाला ब्लॉक भी a एक्सलरेशन से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करेगा। मतलब यहां मैं कोई सूडो फोर्स नहीं बना रहा हूं, तुम चाहो तो सूडो फोर्स से भी कर सकते हो, कि अगर तुम्हें ये छोटे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू 3m बनाना है, विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक बनाना है, तो तुम बोलोगे एक्सलरेशन, इसकी जो रिलेटिव एक्सलरेशन है विल बी 0, और उस केस में बोलोगे कि बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इस छोटे वाले ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? बड़े ब्लॉक जो है राइट साइड एक्सलरेट कर रहा है, तो छोटे ब्लॉक पे सूडो फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। कितना? मास तो छोटे ब्लॉक का इनटू एक्सलरेशन रेफरेंस फ्रेम की या बड़े वाले ब्लॉक की, दिस इज द सूडो फोर्स हियर, अगर सूडो फोर्स की टर्म्स में करते हैं। और ये डायग्राम को हेंस अब क्या बोलेंगे? इस डायग्राम को बोलेंगे दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। और बिगर ब्लॉक के साथ साथ चल रहा है वो, या उसके रिस्पेक्ट में उसकी कोई अप या डाउन स्लिपिंग नहीं हो रही, तो रिलेटिव एक्सलरेशन 0 है। तो दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। बिगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, छोटे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम इज विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। अब हमें करना क्या है? स्लिपिंग नहीं करवानी है, उसके लिए कैपिटल एफ की वैल्यू पूछी गई थी। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। स्लिपिंग नहीं करवानी है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं करवानी है। इसका मतलब हुआ कि ये F2 जो है वो स्टैटिक होगा ताकि स्लिपिंग ना हो, और F1 जो है वो काइनेटिक होगा, क्योंकि 3m वाला ब्लॉक तो राइट साइड मूव करेगा ही, क्योंकि अगर वो राइट साइड नहीं मूव किया तो यहां पे m में 0 हो जाएगा, m में 0 हो जाएगा तो n2 भी 0 हो जाएगा, और n2 0 हो जाएगा तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी 0 हो जाएगी F2 की। और अगर F2 की मैक्सिमम वैल्यू ही 0 हो गई तो डेफिनेटली ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। अगर ये बड़ा ब्लॉक मूव नहीं किया तो छोटा ब्लॉक डेफिनेटली नीचे गिर जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं मिल पाएगी उसे N2 वाली। N2 जो है वो MA के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बड़े ब्लॉक को तो मूव करना ही होगा, तभी हम छोटे ब्लॉक को गिरने से, स्लिप करने से बचा सकते हैं। तो बिगर ब्लॉक के लिए पहले इक्वेशंस लिख रहा हूं। फॉर बिगर ब्लॉक के लिए राइट साइड में देखो, राइट साइड इसकी एक्सलरेशन है, तो राइट साइड में नेट फोर्स कितना है? कैपिटल F माइनस N2 माइनस ये F1, छोटे वाला F1 इज इक्वल टू बड़े ब्लॉक का मास 3m इनटू बड़े ब्लॉक की एक्सलरेशन a। और यहां पे मैं F1 की वैल्यू पुट कर सकता हूं, बिकॉज F1 इज काइनेटिक हेयर, स्लिपिंग हो रही है, एक्सलरेशन नॉन जीरो है, a एक्सलरेशन। तो बड़ा ब्लॉक राइट साइड में स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन F1 काइनेटिक होगी तो म्यू इंटू N1 की हो जाएगी, म्यू2 इंटू N1, दैट इज 1 इंटू N1। ये बन रहा है F माइनस N2 माइनस F1 की वैल्यू म्यू इंटू N1 इज इक्वल टू 3m। ये बन रही है अपनी पहली इक्वेशन बड़े ब्लॉक के लिए। दूसरी इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बड़े ब्लॉक को देखें तो N1 जो है वो 3mg को बैलेंस नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये F2 भी लग रहा है, तो N1 अपवर्ड है, F2 नीचे है, 3mg भी नीचे है।
वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बनाते हैं तो नेट फोर्स 0 के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल में इसकी कोई एक्सलरेशन नहीं है। तो ये बन रहा है 3mg डाउन प्लस n1 ऊपर, F2 डाउन, तो -3mg प्लस n1 माइनस F2 अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए इज इक्वल टू 0। और F2 को यहां पे ना म्यू एन मत लिख देना, इन दोनों सरफेसेस के बीच का म्यू इंटू n2 मत कर देना, क्योंकि F2 स्टैटिक है, F2 स्टैटिक है, स्लिपिंग हमें नहीं करवानी है। तो F2 की वैल्यू हम नहीं जानते कितनी है। n1 को 3mg नहीं लिख सकते, n1, तो यहां से अपना n1 सॉल्व हो गया बेसिकली, या एक इक्वेशन बन गई, n1 इज इक्वल टू F2 प्लस 3mg। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 फॉर बिगर ब्लॉक। एक बार सारी इक्वेशनें बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कहां से आंसर आएगा अपना। ऐसे ही स्मॉलर ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी बन चुका है विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। तो स्मॉलर ब्लॉक को मैं विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक सोच रहा हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक सोचने पे नेट एक्सलरेशन इसकी 0 है, तो सारे फोर्सेस कट जाने चाहिए। तो n2 जो है वो ma को संभाल रहा होगा और F2 जो है वो mg को संभाल रहा होगा। एक्सलरेशन 0 है रिलेटिव में, तो ये अपनी तीसरी और चौथी इक्वेशन बन गई। और फाइनल जो कंडीशन है कि भाई ये स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, छोटे वाला ब्लॉक नीचे स्लिप नहीं करना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब फ्रिक्शन स्टैटिक होगी। फ्रिक्शन स्टैटिक कब रहेगी? कौन सा ऐसा फोर्स है जो स्लिप करवाना चाहता है? सोचो, mg वाला फोर्स इस ब्लॉक को नीचे मूव करवाना चाहता है। अगर फ्रिक्शन ना होती नीचे गिर जाता ब्लॉक। तो ये mg जो है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा रहना चाहिए ताकि फ्रिक्शन उसे इजीली बैलेंस कर सके। तो mg मस्ट बी लेस देन F2 की मैक्सिमम वैल्यू। दैट इज द कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग। फाइनली condition for no slipping is between the blocks mg must be less than F2 की maximum value so that friction would be able to balance mg and would not cause slipping। mg of F2 की maximum value कितनी है? F2 इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.5 और इनटू नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच की, जिसको हमने n2 सिंबल दिया है। तो 1.5 इंटू n2 दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F2 फ्रिक्शन। तो यहां से आ रहा है mg मस्ट बी लेस देन 1.5 n2। इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो गया तो भी लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन संभाल लेगी, ब्लॉक को स्लिप नहीं होने देगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग। इसको बोल देते हैं फिफ्थ इनइक्वेशन हो गई। टोटल अपने पास 4 इक्वेशनें और एक इनइक्वेशन है लेस देन इक्वल टू की टर्म्स में। अब हमें काम करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है f की वैल्यू पे कमेंट करना है। तो f के अलावा बाकी सब वेरिएबल्स को एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। देखो कैसे करें। मतलब हमें इस पांचवी इनइक्वेशन में n2 चाहिए। n2 की वैल्यू अगर मैं इन टर्म्स ऑफ f यहां पुट कर दूं, कैपिटल F की टर्म्स में इसको पुट कर दूं, तो काम बन जाएगा हमारा। तो वो कैसे होगा? देखो, ये इन 4 इक्वेशनों पे फोकस करो। मुझे n2 और f को जिंदा रखना है, n2 को इन टर्म्स ऑफ f निकालना है इन चारों इक्वेशंस के अंदर। तो n2 मुझे पता है स्मॉल m में है, तो n2 की वैल्यू या थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ma की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डालता हूं, एक एक करके सारे वेरिएबल्स एलिमिनेट करने। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 n2 जो है वो ma है। ma कितना है? ma को फर्स्ट इक्वेशन से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में ma है f माइनस n2 माइनस n1 होल अपॉन 3m। ये हो गया ma की वैल्यू, स्मॉल ma की वैल्यू, सॉरी 3m नहीं अपॉन 3, ma की वैल्यू हो जाएगी f माइनस n2 माइनस n1 होल अपॉन 3, नॉट m। तो ये होगी स्मॉल ma की वैल्यू। हमें क्या चाहिए? हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है एंड इस फिफ्थ इनइक्वेशन में n2 को कैपिटल F की टर्म्स में डालना है। मुझे n2 इन टर्म्स ऑफ कैपिटल F चाहिए ताकि कैपिटल F पे कमेंट किया जा सके फिफ्थ इनइक्वेशन की मदद से। तो अब यहां पे अपना n2 तो सही है, चलो पड़ा है। n1 को और एलिमिनेट करना होगा। n1 कहां से आएगा? n1 देखो F2 प्लस 3mg है और F2 कितना है? mg है। तो बेसिकली सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से n1 बन रहा है 4mg। n1 इज कमिंग आउट टू बी 4mg। तो ये बन गया f माइनस n2 माइनस n1 इज 4mg होल अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू n2। तो यहां से n2 इन टर्म्स ऑफ f आ रहा है, ये बन रहा है 3n2
इज इक्वल टू एफ माइनस एन टू माइनस 4mg, या यहां से आ रहा है 4n2 इज इक्वल टू एफ माइनस 4mg, या n2 आ गया f बाय 4 माइनस mg। n2 इन टर्म्स ऑफ f आ गया जैसा कि मुझे जरूरत थी। अब इस n2 की वैल्यू को फिफ्थ इक्वेशन में, इन इक्वेशन में डाल देते हैं। फ्रॉम इन इक्वेशन 5 ये बन रहा है mg इज लेस देन इक्वल टू 1.5 n2, और n2 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो ये बन रहा है f बाय 4 माइनस mg। दिस इज कमिंग आउट टू बी mg इज लेस देन इक्वल टू 1.5 होता है 3 बाय 2, 3 बाय 2 इंटू एफ बाय 4 करेंगे तो दिस इज 3f बाय 8, माइनस 3 बाय 2 इंटू mg करेंगे तो दिस इज 3mg बाय 2। तो यहां से बन रहा है दिस इज 5mg बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3f बाय 8। 2 से 8 कैंसिल हो रहा है, 2 इंटू 4 इज 8, तो ये बन रहा है f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20mg बाय 3। कैपिटल F की वैल्यू 20mg बाय 3 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होने पे भी लिमिटिंग केस में दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। दिस इज अवर आंसर। आई होप क्लियर होगा। जिसको नहीं क्लियर है, जो भी पॉइंट, जो भी इक्वेशन, पुरानी वीडियोस देख सकते हो बच्चों। छोटी छोटी बातें मिक्सअप होके, कंबाइन होके नए क्वेश्चंस बन रहे हैं फ्रिक्शन में। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, एक सिमिलर सवाल है बिल्कुल। यहां पे एक ब्लॉक है, इसकी एक्सलरेशन ऑलरेडी दे रखी है। बड़े ब्लॉक की एक्सलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक्स के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है 1। लेकिन इसमें अब ये नहीं पता, क्योंकि अब एक्सलरेशन ऑलरेडी दे रखी है, तो हमें ये नहीं पता कि ये छोटा ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा। यही बताना है कि इस छोटे ब्लॉक और बड़े ब्लॉक के बीच में कैसी फ्रिक्शन लग रही होगी। टाइप ऑफ फ्रिक्शन बताना है, स्टैटिक, मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन बतानी है, छोटे ब्लॉक की एक्सलरेशन बतानी है, एवरीथिंग। तो यहां पे बड़े ब्लॉक का देखो मास भी नहीं गिवन है, बड़े ब्लॉक का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी नहीं है। बड़ा ब्लॉक क्यों एक्सलरेट कर रहा है, कुछ फोर्सेस उस पर लग रहे होंगे, वो दिखा भी नहीं रखे हैं डायग्राम में। बड़े ब्लॉक की एक्सलरेशन गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं छोटे वाले ब्लॉक का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। तो स्मॉल एम वाले पे mg नीचे, एक नॉर्मल रिएक्शन बड़े ब्लॉक की वजह से राइट साइड पुशिंग, यही नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होकर बड़े ब्लॉक पे लग रही होगी, जिसका डायग्राम हम बना नहीं रहे। बड़ा ब्लॉक राइट साइड एक्सलरेट कर रहा है, तो छोटे ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड। कितना मास छोटे ब्लॉक का, एक्सलरेशन रेफरेंस फ्रेम की या बिगर ब्लॉक की, ठीक है। ये mg इसको नीचे धकेलना चाह रहा है, नीचे स्लिप करवाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन अप लगेगी। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, ठीक है। दिस इज FBD ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। दिस MA इज सूडो फोर्स हियर। तो हमें चेक करना है कि फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगी या काइनेटिक लगेगी। तो चेक करते हैं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, एन कितना है, एन डेफिनेटली इस MA को संभाल रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, एन इक्वल टू MA होगा, क्योंकि ब्लॉक लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकता, कॉन्टैक्ट में वो ऑलरेडी है। तो म्यू है, म्यू 1 दिया हुआ है, और एन जो है वो MA है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो बन रही है दैट इज m इंटू 5, दैट इज 5m। एक्सलरेशन की वैल्यू भी 5 गिवन है, ठीक है। और mg कितना है, mg है 10m, g को 10 ले रहे हैं, तो mg है 10m। तो तुम सोच सकते हो छोटे वाले ब्लॉक पे डाउनवर्ड फोर्स बड़ा है और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो छोटी है। तो 5m जो है वो क्योंकि 10m से बड़ा है, mg से छोटा, सॉरी 5m जो है वो 10m से छोटा है, mg से छोटा है, तो जिसकी वजह से स्लिपिंग हो जाएगी। स्लिपिंग विल अकर इन डाउन डायरेक्शन। छोटा वाला ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा, मतलब फ्रिक्शन कैसी हो जाएगी। पहले क्वेश्चन का आंसर इज, टाइप ऑफ फ्रिक्शन का आंसर काइनेटिक, डायरेक्शन का आंसर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन का आंसर अप, मैग्नीट्यूड का आंसर, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इक्वल टू 5m, m की टर्म्स में फ्रिक्शन काइनेटिक होगी और उसका आंसर हो जाएगा 5m, ठीक है। मैग्नीट्यूड का आंसर इज 5m, मैक्सिमम वैल्यू। एक्सलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक पूछी है, थर्ड पार्ट, एक्सलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक। अब रेफरेंस फ्रेम मेंशन नहीं है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी होगी, बट कोई नहीं, हमने अब फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक बना रखा है,
तो आई कैन से दैट ये छोटे वाला ब्लॉक बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक या एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू बिग ब्लॉक कर देते हैं। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये कितनी होगी, ये इस फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व हो जाएगी। एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू बिग ब्लॉक इट विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है इस पे 10m माइनस फ्रिक्शन 5m अपॉन इसका मास m। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलरेशन से ये डाउन डायरेक्शन में स्लिप करेगा विद रिस्पेक्ट टू बिग ब्लॉक। अब टोटल एक्सलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछी है तो अगले पेज पे रिलेटिव मोशन, एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल m इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में दैट इज एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू बिग ब्लॉक प्लस एक्सलरेशन ऑफ बिग ब्लॉक। रिलेटिव मोशन में एक ही छोटा सा फॉर्मूला था अपना, उसी फॉर्मूले की बार बार तुमने देखा इस वीडियो में जरूरत पड़ी हमें। एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू बिग ब्लॉक इज एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल m माइनस एक्सलरेशन ऑफ बिग ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली, उसी इक्वेशन को लिखा। ये एक्सलरेशन कैसी है, स्मॉल m की एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बिग ब्लॉक वो है डाउन डायरेक्शन में 5 और बिग ब्लॉक की एक्सलरेशन राइट साइड में 5 है, तो दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू बिग ब्लॉक वो डाउन डायरेक्शन में 5 है और एक्सलरेशन ऑफ बिग ब्लॉक राइट डायरेक्शन में 5 है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी अवर आंसर। ये छोटे वाला ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा जा रहा होगा, कुछ इस तरह से जा रहा होगा। एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल m विल बी इक्वल टू, दोनों कंपोनेंट्स इसके 5 हैं तो रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट वुड बी अवर आंसर। दैट इज 5√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलरेशन से छोटा ब्लॉक मूव करेगा। दिस इज अवर आंसर नंबर 3। किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो भी हम सोच सकते हैं। सिंपली ये थीटा जो होगा ये 45 डिग्री हो जाएगा बिकॉज tan थीटा इज 5/5। ये पैरेललोग्राम के नाम पे एक स्क्वायर ही बन गया, दोनों साइड इसकी 5 है और परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा बेसिकली 5/5 है। tan थीटा 1 है तो ये थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, डायरेक्शन भी हमने दिखा दी। तो आंसर नंबर 3 इज 5√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, पुराने कंसेप्ट्स मिक्स होके किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको छोटी छोटी बातें बीच बीच में नहीं समझ में आ रही हैं वो पुरानी वीडियोस को रेफर कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और सवालों के साथ। फ्रिक्शन के कुछ और धमाकेदार क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।